के टैग का फायदा उठाकर मैंने सू फैमिली की बड़ी बेटी को हमेशा अपनी उंगलियों पर नचाया, यहाँ तक कि उसे मुझे पापा कहने पर मजबूर किया। और 10 साल बाद जिस दिन सू जिक्सी को पढ़ाई के लिए विदेश जाना था, मुझे अचानक अपने फ्यूचर की यादें मेमोरीज आ गईं। मुझे एहसास हुआ कि मेरी इन पुरानी हरकतों की वजह से मेरा फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद होने वाला है और मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। मैंने तुरंत उससे दूर रहने का फैसला कर लिया। पर तभी जब मैंने देखा कि कोई चाकू लेकर सू जिक्सी की तरफ लपक रहा है, तो मैं अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से उसके सामने कूद गया। वो ठंडी चमकती धार सू जिक्सी की आंखों के सामने से गुजरी और चारों तरफ खून फैल गया। काले कपड़ों वाले उस आदमी ने चाकू निकाला और भाग निकला। सू फैमिली के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ने दौड़े, पर मैं बेदम होकर सू जिक्सी की गोद में गिर गया। उस पल सू जिक्सी की हार्ट बीट जैसे रुक गई, सब कुछ थम सा गया। फिर उसने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हाथों से मुझे उठाकर गाड़ी में उठाया। उसने घबराते हुए ड्राइवर पर चिल्लाकर कहा, जल्दी गाड़ी हॉस्पिटल ले चलो। मेरा चेहरा सफेद पड़ रहा था और शरीर की गर्माहट धीरे धीरे कम हो रही थी। सू सू जिक्सी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरी बात सुनकर उसकी आवाज कांपने लगी। जो कहना है हॉस्पिटल पहुंचकर कहना, तब तक बहुत देर हो जाएगी। दर्द की वजह से मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और मेरी कॉन्शियसनेस जैसे किसी अनजान हाथ से दूर खिंचती जा रही थी। मैंने अपनी आखिरी ताकत बटोरी और बड़ी मुश्किल से कहा, तुम्हारे पिता की मौत के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और वो वाकई एक नर्स की गलती थी। तुम शाहजहा को दोष मत देना। सुजिक्सी के गले से रुलाई फूट पड़ी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। आखिरकार मेरे चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। तो फिर अपनी बात से मुकरना मत। सुजिक्सी का दिल जैसे बैठ गया। मैं अपनी बात पर कायम हूं, अब तुम और मत बोलो। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोश उसकी गोद में लेटा रहा। जब मेरे पिता शाओ कांगन को अपने बेटे के एक्सीडेंट की खबर मिली, तो उन पर जैसे बिजली गिर पड़ी। जब वो अपनी बेटी शाओ जीरो के साथ हॉस्पिटल पहुंचे, तब मैं आईसीयू में मौत से लड़ रहा था। सुजिक्सी बाहर एक बेजान बुत की तरह खड़ी थी। तभी शाओ जीरो ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। तुम्हारी वजह से मेरे भाई का यह हाल हुआ है। सुजिक्सी चुपचाप खड़ी रही। जब जीरो उसे दोबारा मारने वाली थी, तो शाओ कांगन ने उसे रोक लिया। उन्हें बॉडीगार्ड से सब पता चल चुका था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सू जिक्सी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगा। अपने बेटे को खोने के डर से वो शख्स टूट गया, जो बिजनेस की दुनिया में बड़े बड़े फैसले लेते वक्त कभी नहीं हिचकिचाया था। बिजनेस वर्ल्ड का वो बेताज बादशाह, जिसने कभी मुश्किलों में अपनी भौहें तक नहीं सिकोड़ी थी, आज वहां बैठकर सिसक रहा था। दूसरी तरफ आईसीयू के अंदर मुझे होश आ रहा था। मुझे जागता देख नर्स खुशी से चिल्लाई, शाओयंग मास्टर, आप होश में आ गए। मैंने हैरानी से चारों तरफ देखा। ये कहाँ हूं मैं? ये आईसीयू है? आपकी सर्जरी सफल रही? धीरे धीरे सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में वापस आने लगी। वो सब भी जो मैंने गाड़ी में कहा था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, अब खतरा टल चुका है। कुछ दिनों में आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये सुनकर मैं दंग रह गया। अगर मैं नहीं मरा, तो क्या सूजिक्सी अपना वादा निभाएगी? मैंने फौरन नर्स को इशारा किया, सुनो, मेरे पिता को अंदर बुलाओ, पर ध्यान रहे उनके अलावा और कोई अंदर ना आए। आईसीयू के बाहर सूजिक्सी का चेहरा सफेद पड़ा था। तभी नर्स बाहर आई और बोली, शाओयन मास्टर को होश आ गया है, वो अपने पिता से मिलना चाहते हैं। शाओ कंगन लड़खड़ाते हुए अंदर भागे। सुजिक्सी भी मुझसे मिलने के लिए उठी, पर शाओ जीरो ने उसका रास्ता रोक लिया। मेरा भाई सिर्फ अपने पिता से मिलना चाहता है, उसने अपनी बहन तक का नाम नहीं लिया। सुजिक्सी, तुम अंदर जाने का सपना भी अब देखना। सुजिक्सी के होंठ कांपे, पर वो कुछ नहीं बोली। कुछ मिनटों बाद शाओ कंगन भारी मन से बाहर आए। जीरो तुरंत उनके पास गई। डैड, भाई ने क्या कहा? शाओ कंगन ने एक पेचीदा नजर सुजिक्सी पर डाली। उसने कुछ खास नहीं कहा, बस ये कहा कि हम फिक्र न करें। इतना कहकर वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। आधी रात को आईसीयू की मशीन्स ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स और नर्सेस की भगदड़ मच गई। मुझे दोबारा इमरजेंसी के लिए ले जाया गया, लेकिन इस बार मैं वापस नहीं आ पाया। वो चाकू हार्ट के बहुत करीब था। सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सू जिक्सी के कानों में बिजली की तरह कड़की। शाओ कांगन सुन खड़े थे। सफेद चादर ने मेरा चेहरा ढक दिया था। सू जिक्सी ने कांपते हाथों से वो चादर हटाने की कोशिश की, ताकि वो आखिरी बार मुझे देख सके, और शाओ जीरो ने उसे धक्का देकर पीछे कर दिया। तुमने मेरे भाई को मार डाला, अब किस मुंह से उसे देखने आई हो? सू जिक्सी खामोश रही। जब शाओ फैमिली मुझे वहां से ले जाने लगी, तो उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का भी कुछ मर चुका है। शाओ फैमिली के वारिस की मौत की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई जानता था कि मैंने सूजेक्सी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। मीडिया ने हमारी पुरानी कहानियों को खोदना शुरू किया। कैसे मैंने उसके लिए अपनी पढ़ाई और विदेश जाना छोड़ दिया, कैसे उसकी कंपनी को बचाने के लिए 40 बिलियन के चेक दिए। ये सब पढ़कर यांग वेई की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था कि शाओ चुनन ने सूजिक्सी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और बदले में उसे सिर्फ बेरुखी मिली। पर यह सच सिर्फ वही जानता था, क्योंकि मैंने उसे कभी कुछ बोलने नहीं दिया था। उसे आज भी याद था जब मैं कंपनी आया था और सूजिक्सी ने मुझसे बुरा बर्ताव किया था। उस दिन के बाद मैं दोबारा वहां नहीं गया। पर मैंने यांग वी को एक लिस्ट दी थी और कहा था, इन कंपनी से बात कर लेना, वो तुम्हारी मदद करेंगे। उस लिस्ट के साथ 300 मिलियन का चेक भी था, पर शर्त ये थी कि सूजिक्सी को पता ना चले। सच तो ये है कि अगर शाओ चुनान के दिए वो क्लाइंट्स और फंड्स न होते, तो सूजिक्सी की कंपनी कभी खड़ी नहीं हो पाती। यांग वे ने भारी आवाज में सब सच बता दिया। शाओ चुनान ने तुम्हारी इतनी मदद की और अंत में तुम्हें बचाने के लिए जान दे दी। उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। तुमने उसे और उसके परिवार को समझने में गलती कर दी। शाओ चुनान का फ्यूनरल बहुत सादा था। परिवार ने सूजिक्सी को नहीं बुलाया था।
पर कजन भाई रोनान ने उसे फोन कर दिया। उसे पता था कि उसका भाई सू जिक्सी से कितना प्यार करता था। शायद वो उसे आखिरी बार देखना चाहता हो। जब सू जिक्सी वहां पहुंची तो शाओ जीरो ने उसे रोकना चाहा, पर शाओ कांगन ने मना कर दिया। अगर वो उसे विदा करने आई है तो आने दो। गमगीन संगीत के बीच उन्होंने अपने बेटे की राख को दफन कर दिया। मेरे वजूद का आखिरी निशान भी पत्थर के नीचे दब गया। सब लोग चले गए, पर सू जिक्सी वहीं खड़ी रही। सुबह की पहली किरण जब मेरी तस्वीर पर पड़ी तो उसने उसे सहलाया और कहा, चुनान, तुमने थोड़े वक्त के लिए मुझसे प्यार किया था, पर मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे उस प्यार का कर्ज उतारने में लगा दूंगी। इधर नॉर्थ सिटी एयरपोर्ट पर शाओ कांगन ने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने कहा था, कुछ दिन रुक कर जाओ, पर तुम माने ही नहीं। मैंने बस एक फीकी मुस्कान दी। पास खड़ी भाई रोनान की आंखों में आंसू थे। भाई, आपने अपनी फेक डेथ के बारे में मुझे बताया तक नहीं। जानते हैं मैं कितना रोई हूँ। अगर बता देता तो मेरा प्लान फेल हो जाता। तुम फ्यूनरल में रोने के बजाय मुस्कुरा रही होती। ये सुनकर वो मुंह बनाने लगी, पर फिर भी मुझे एक महीने तक ऐसे तड़पना ठीक नहीं था। मैं जानता था वो दुखी थी, पर जब उसे मेरा फोन आया कि एयरपोर्ट आ जाओ तो उसे लगा वो सपना देख रही है। नन, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। उसकी खुशी का ठिकाना है। सबको अलविदा कहकर मेरा प्लेन आखिर उड़ चला। नीचे इमारतों को छोटा होते देख मुझे सुकून महसूस हो रहा था। मेरे जाने के बाद सुजिक्सी बहुत बीमार पड़ी और पूरी तरह बदल गई। अब उसका मिजाज और काम करने का तरीका कोई समझ नहीं पाता था। 5 साल बीत गए। सुजिक्सी आज भी मेरी कब्र पर फूल चढ़ाने आती है। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द है। 5 साल पहले श्याओ चुनान की कहानी वहीं रुक गई थी। अगर उस दिन वो हादसा ना हुआ होता तो क्या वो आज भी उससे प्यार करता? जब वो वहां से जाने लगी तो ली युआनवन उसका इंतजार कर रही थी। मेरे डैड ने जिस डॉक्टर की बात की थी उनसे संपर्क हो गया है। कल सुबह की फ्लाइट है जानशंग के लिए। सुजिक्सी ने बस सिर हिला दिया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने सोचा, अगर चुनान आज जिंदा होता तो वो एक बड़ा सर्जन होता। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक नर्स भागते हुए मेरे पास आई। डॉक्टर, बेड नंबर 8 का पेशेंट होश में आ गया है। मैंने फोन पर कहा, मैं अभी बिजी हूँ, तुम 12:30 बजे युनची होटल पहुंच जाना। फोन रखकर मैं पेशेंट को चेक करने चला गया। मेरा काम खत्म हुआ तो लिम जिचिंग ने कहा, आज साथ में लंच करते हैं। नहीं, आज मेरे 2 दोस्त आ रहे हैं, उन्हीं के साथ जाऊंगा। मैंने पास वाले ऑफिस की तरफ इशारा किया। वैसे ये बूढ़ा अभी तक लंच के लिए क्यों नहीं गया? क्या अब भी वो पुरानी कहानियां सुन रहा है? लिन जिचिंग ने बताया कि कोई बड़ा बिजनेस जाइंट बाहर से उनसे मिलने आया है। मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे खुद के डैड और बहन बहुत बड़े बिजनेस टाइटन्स हैं। मैं अपना सामान समेटकर नीचे जाने लगा। तभी भाई रोनन का फोन आया। भाई, तुम्हारे दोस्त ने क्या बेकार जगह चुनी है, यहाँ पार्किंग मिलना नामुमकिन है। मैंने हंसते हुए कहा, थोड़ा और ढूंढो, मिल जाएगी, यहाँ का खाना सबसे बेस्ट है। उसी वक्त एक दीवार की दूसरी तरफ से सू जिक्सी और ली युआनवन हॉस्पिटल की तरफ आ रहे थे। वो जानी पहचानी आवाज सुनकर सू जिक्सी के पैर जम गए। उसने पागलों की तरह चारों तरफ देखा। उसे लगा उसने मुझे देखा है। वो दौड़कर उस तरफ गई, पर वहां सिर्फ उड़ते हुए फूलों की पंखुड़ियां थीं। सू जिक्सी, क्या हुआ? ली यानवान ने पूछा। उसने अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, कुछ नहीं। उसे लगा वो आवाज शायद उसके मन का वहम थी। पार्किंग में बाई रोनान को आखिरकार एक जगह मिली, पर तभी एक मर्सिडीज ने आकर उसकी जगह छीन ली। गुस्से में उसने खिड़की खटखटाई। ये क्या बदतमीजी है? मैं यहाँ खड़ी थी। अंदर से एक स्मार्ट सा लड़का बाहर झांका। तुम काफी देर से बस खड़ी थी, मुझे लगा तुम्हें पार्किंग नहीं चाहिए। भाई रोनन भड़क गई। किसने कहा मुझे नहीं चाहिए? लड़के ने मजाक उड़ाया, तो क्या तुम्हारी ड्राइविंग इतनी खराब है कि तुम इसे पार्क नहीं कर पा रही थी? रोनान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने रूल्स तोड़े हैं, ये मेरी जगह थी, जल्दी बाहर निकालो अपनी गाड़ी। उस लड़के ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, इतनी खूबसूरत होकर भी तमीज नहीं है। लेडीज फर्स्ट का जमाना गया, अब जेंटलमैन फर्स्ट का रूल है। भाई रोनान उसकी लॉजिक सुनकर दंग रह गई। तुम्हारे जैसे मर्द को तो। लड़का चिढ़ गया। कैसा मर्द? साफ साफ बोलो। ये पब्लिक पार्किंग है, तुम रास्ता रोक रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? भाई रोनान ने गुस्से में उसकी गाड़ी पर एक लात मारी और अपनी कार लेकर वहां से निकल गए। लड़का हक्का बक्का रह गया। पागल औरत, गुस्सा गाड़ी पर क्यों निकाल रही है? इधर मैं जब होटल पहुंचा तो देखा कि गांव यहान बुरी तरह चिढ़ा हुआ था। तुझे क्या हुआ? आज मेरा दिन ही खराब है। एक बदतमीज औरत मिली जो पार्किंग के सामने खड़ी थी। जब मैंने अपनी गाड़ी पार्क की तो उसने बहस की और मेरी कार पर लात मारकर भाग गई। अरे, ये तो वाकई हद है। तभी मैंने दरवाजे पर बाई रोनान को देखा और उसे पास बुलाया। उसे देखते ही गांव ह्यान के होश उड़ गए, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैंने हैरानी से पूछा, तुम तो बहुत पहले आ गई थी ना, फिर देर क्यों हुई? क्या बताऊं भाई, रास्ते में एक इडियट मिल गया था, उसी की वजह से देर हो गई। ये सुनकर गांव यहान अपनी जगह से खड़ा हो गया। तुमने इडियट किसे कहा? बाई रोनान ने आराम से पानी पिया और बोली, जिसने सुना उसी को कहा। दोनों के बीच बहस छिड़ गई। चुनान, देख इसे। मैं दोनों को शांत कराने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से खाना खत्म हुआ। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर हो ने सू जिक्सी की रिपोर्ट देखी। सुमिस, क्या ये सरदर्द और नींद न आने की समस्या उस दोस्त की मौत के बाद से शुरू हुई है? ली युआनवन ने फौरन कहा, जी हाँ, कभी कभी तो ये 10-10 दिनों तक नहीं सो पाती। डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। आपका केस थोड़ा पेचीदा है, इसे हार्ट सिकनेस कहते हैं। सू जिक्सी ने उनकी तरफ देखा। वो जानती थी कि ये दिल की बीमारी है जिसकी दवा अब इस दुनिया में नहीं है। क्या इसका कोई इलाज है? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी। ये 3 महीने का कोर्स है, अगर इससे सुधार नहीं हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो जिक्सी को इस जवाब से कोई हैरानी नहीं हुई। वो खामोशी से उठी। शुक्रिया डॉक्टर। जैसे ही मैं होटल से वापस आया, लिन जिचेंग फिर दौड़कर आया। चुनान,
वो बिजनेस लेडी वाकई बहुत खूबसूरत है। तुझे तो हर कोई खूबसूरत लगता है। नहीं यार, ये वाकई में बहुत हसीन है। यकीन नहीं आता तो देख लेना, वो अभी अंदर ही है। मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी और कपड़े बदलने चला गया। उसी वक्त सू जिक्सी कमरे से बाहर निकली। लिन जिचेंग उसे देखता रह गया और मन ही मन बोला, चुनान बाहर क्यों नहीं आ रहा? और मैं अंदर कपड़े बदल रहा था और उसकी बात नहीं सुन सका। हम एक बार फिर एक दूसरे से मिलते मिलते रह गए। अगले दिन एयरपोर्ट पर मैं भाई रोनान को छोड़ने गया था। वहां एक छोटी बच्ची दौड़ते हुए गिर पड़ी और रोने लगी। भाई रोनन ने उसे गोद में उठाया और पुचकारा। मैंने उसका खिलौना उठाकर बच्ची के हाथ में दिया। पास ही खड़ी सूजिक्सी की नजर उस तरफ गई। वो पीठ मेरी पीठ से बिल्कुल मेल खाती थी। सूजिक्सी का दिल जोर से धड़का। वो भीड़ चीरते हुए उस तरफ भागी और जब वो वहां पहुंची तो वहां सिर्फ बाई रोनन बच्ची से बात कर रही थी। सूजिक्सी ने अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए पूछा, शाओ चुनान वो कहाँ है? बाई रोनन ने हैरानी से देखा। सू मिस, आप पागल तो नहीं हो गई? मेरा भाई कहाँ है ये आपको अच्छी तरह पता है। सूजिक्सी ने एक गहरी सांस ली और बच्ची के पास घुटनों के बल बैठकर पूछा, बेटा वो भैया कहाँ गए जिन्होंने खिलौना दिया था? बच्ची डर गई और बोली, कोई भैया नहीं थे, वो तो दीदी थी। सूजिक्सी सन्न रह गई। उसे लगा बाई रोनन झूठ बोल सकती है, पर ये छोटी बच्ची क्यों झूठ बोलेगी? क्या वाकई उसे फिर से वहम हुआ था? ली युआनयुआन ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, शायद ये बहुत थकी हुई है इसलिए इसे गलत फहमी हो गई। पर सूजिक्सी को अभी भी शक था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रोनान ने संभलते हुए कहा, बस घूमने आई थी, अब वापस जा रही हूँ। दोनों के बीच तनातनी साफ थी। ली युआनयुआन ने बात बदली और सब फ्लाइट की तरफ बढ़ गए। उनके जाने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया। सुजिक्सी ने एक गहरी सांस ली और उस छोटी बच्ची के सामने झुक गई। बेटा, अभी जिस ब्रदर ने तुम्हारा खिलौना पकड़ा था वो कहाँ गया? बच्ची थोड़ा सहम गई और डरी हुई नजरों से उसे देखने लगी। नहीं, कोई ब्रदर नहीं था, दी ने मेरी हेल्प की थी। सुजिक्सी एकदम सुन्न रह गई। बाय रोनान शायद झूठ बोल सकती थी, पर इतनी छोटी बच्ची भला क्यों झूठ बोलेगी? क्या वाकई उसके ऑब्सेशन की वजह से उसे फिर से हेलुसिनेशंस होने लगे हैं? पास खड़ी ली योनयान भी हैरान थी। जिक्सी, तो मैं आखिर हुआ क्या है? इससे पहले कि सू जिक्सी कुछ कहती, बाई रोनन चिढ़कर बोली, ये बच्ची गिर गई थी, मैंने इसे उठाया और इसका खिलौना पकड़ा। पर बॉस सू का दावा है कि उन्होंने मेरे भाई को यहाँ देखा है। ली युआनमन ने एक पेचीदा नजर सू जिक्सी पर डाली। क्या इसकी कंडीशन फिर से बिगड़ रही है? उसने बाई रोनन को एक अपॉलोजेटिक स्माइल दी और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, शायद जिक्सी आजकल बहुत टायर्ड है, इसलिए उसे देखने में धोखा हुआ होगा। और सू जिक्सी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तुम जांगचंग में क्या कर रही हो? बाई रोनन ने चेहरे पर एक झूठी शांति बनाए रखी। सुना है जांगचंग का सी व्यू बहुत अच्छा है, बस थोड़ा रिलैक्स करने आई हूँ। आखिर बॉस सो भी तो यही है। दोनों की बातों में एक साफ टेंशन महसूस हो रही थी। ली युआनयुआन ने बात संभालते हुए कहा, बॉस भाई, क्या आपकी भी 8 बजे की नॉर्थ सिटी वाली फ्लाइट है? चलिए साथ चलते हैं, कहीं फ्लाइट मिस ना हो जाए। बाय रोनन एक पल के लिए हिचकिचाई, पर फिर उसने हाँ कर दी। उन तीनों के जाने के बाद मैं आखिरकार वॉशरूम से बाहर आया। शुक्र है कि वो बच्ची समझदार थी और जल्दी सीख गई, वरना मेरा सच सबके सामने आ ही गया था। जैसे ही मैं वहां से निकलने लगा, तभी अचानक मेरे फोन की रिंगटोन बजी। मोया का कॉल था। उसने बताया कि वो अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है और मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई है। मैंने उससे कल हॉस्पिटल में मिलने को कहा, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही और मेरे घर के बाहर ही इंतजार करने का फैसला किया। आखिरकार मुझे हार माननी पड़ी। मैंने उसे 30 मिनट्स में घर पहुंचने का वादा किया और वो खुशी खुशी मेरा इंतजार करने के लिए तैयार हो गई। 12:11:28 ये मोया शिव फैमिली के विला के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में सॉफ्टनेस और एक्सपेक्टेशन थी। मैं गाड़ी से उतरा और जल्दी से उसके पास गया। सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक था, क्या तुम बहुत देर से वेट कर रही हो? नहीं, मैं भी बस अभी आई हूँ, कहते हुए उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और अंदर से कुछ बुक्स निकाली। उन्हें देखकर मैं शॉक रह गया। डॉक बाटलू की ओरिजिनल सीरीज। तुम्हें कैसे पता मुझे ये चाहिए थी? लास्ट टाइम तुमने इनकी बुक का जिक्र किया था, बिजनेस ट्रिप पर दिखी तो तुम्हारे लिए खरीद ली। हम बातें करते हुए शॉ फैमिली के विला में दाखिल हुए। मुया ने किताबें रखी और कहा कि उसे कुछ प्राइवेट काम है, इसलिए वो जा रही है। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने एक खूबसूरत वॉच निकाली। चुनान, ये तुम्हारे लिए। मैं हैरान रह गया, क्या ये भी मेरे लिए गिफ्ट है? तुम पेशेंट्स को चेक करते हो, बार बार मोबाइल देखना अच्छा नहीं लगता, ये वॉच तुम्हारे ज्यादा काम आएगी। इतना कहकर बिना मुझे रिजेक्ट करने का चांस दिए शे मुया अपनी कार में बैठी और चली गई। मैं उस वॉच को अजीब नजरों से देखता रह गया। ये तो किसी कपल वॉच की तरह लग रही थी। लिविंग रूम में वापस आया तो डैड और सिस्टर सोफा पे बैठे थे। सुनान, ये लड़की करीब 4 साल से तुम्हारे पीछे है, अभी तक इसने हार नहीं मानी है। डैड ने भी बात आगे बढ़ाई। मुझे तो मुया अच्छी लड़की लगती है, अब तुम्हारी रोब भी लग गई है, तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। मैंने हेल्पलेस होकर हाथ हिलाया। जब सिस्टर ने अभी तक शादी का नहीं सोचा तो मुझे क्या जल्दी है? शाह जरूर शरारती मुस्कान के साथ उठी। तेरी बहन के पीछे मुया जैसा कोई लवर नहीं है जो हर वक्त साय की तरह साथ घूमे। सिस्टर के जाने के बाद डैड का चेहरा सीरियस हो गया। तुझे क्या लगता है वो कोई मजाक है? एक लड़की होकर वो तेरे पीछे इतनी पागल है, 4 साल से एक जैसा बिहेवियर, तुझे सच में उसके बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या रिएक्ट करूं। मैं उससे लव तो नहीं करता था, लेकिन मुया के साथ टाइम स्पेंड करना मुझे अच्छा लगता था। अपने रूम में आकर मैं करवटें बदलता रहा। शायद डैड की बात ने मेरे दिल में कुछ हलचल मचा दी थी। मैं सच में कंफ्यूज था। किसी को लाइक करने की फीलिंग आखिर होती कैसी है? क्या ये वैसा ही है जब किसी को पहली नजर में देखकर हार्ट बीट तेज हो जाए? सालों पहले सू जिक्सी से मिलने के अलावा मुझे किसी और लड़की को देखकर वैसी फीलिंग कभी नहीं आई।
पिछले कुछ सालों में मैं अपनी लाइफ और स्टडीज में इतना बिजी था कि वो भयानक नाइटमेयर मुझे दोबारा कभी नहीं आया। मैं नॉर्थ सिटी के बारे में बहुत कम सोचता था, लेकिन आज एयरपोर्ट पर सुजुकी को देखने के बाद वो सारी पास्ट मेमोरीज मेरे दिमाग में आउट ऑफ कंट्रोल होकर घूमने लगी। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ, नॉर्थ सिटी छोड़े मुझे पूरे 5 साल हो चुके हैं। शायद अब सच में मुझे डैड की बात मानकर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। काफ़ी कंफ्यूजन के बाद मैंने वी चैट खोला और शे मोया को मैसेज किया, क्या कल रात तुम फ्री हो, मेरे घर डिनर पर आओगी। मैसेज मिलते ही मोया ने तुरंत मुझे कॉल किया। उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट और खुशी साफ छलक रही थी। चुनान, क्या तुम सच में मुझे अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे हो, बाहर रेस्टोरेंट में नहीं? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। हाँ, मैं तुम्हें अपने घर पर इनवाइट कर रहा हूँ। एक वक्त था जब शाओ चुनान ने बहुत ब्लंटली कहा था कि उसे रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तब मोया बस मुस्कुराती थी। उस वक्त मोया ने हंसते हुए कहा था, अगर कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो बस मुझे बता देना और कहना कि मेरे घर डिनर पे आ जाओ। और आज शाओ चुनान सच में उसे इनवाइट कर रहा था। मोया इतनी इमोशनल थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ठीक है, तुम जल्दी सो जाना, गुड नाइट। कॉल कट करने के बाद मेरे दिल में कोई खास हलचल तो नहीं थी, और एक अजीब सा पीस जरूर था। आखिरकार मुया मुझे इरिटेट नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ मुझे एक अलग तरह की सेफ्टी और वार्मथ फील होती थी। दूसरी तरफ जियांगचेन से नॉर्थ सिटी के पूरे सफर में सू जिक्सी ने एक शब्द नहीं कहा। हालांकि उस बच्ची की बात सुनकर उसे लगा था कि शायद वो सिर्फ उसका इल्यूजन था, लेकिन उस आदमी का साइड प्रोफाइल उसके माइंड में बार बार प्ले हो रहा था। उसे कंफर्मेशन था कि वो जो उसने देखा वो सच था। यही सब सोचते हुए सू जिक्सी अपने स्टडी डेस्क पर आई और उसने अपना लैपटॉप ऑन किया। जियांगचेन एयरपोर्ट का सीसीटीवी सिस्टम हैक करना मुमकिन था, लेकिन क्राउड इतना ज्यादा था कि उस आदमी को ढूंढने में बहुत टाइम वेस्ट होता। लेकिन बाय रोनन के फ्लाइट रिकॉर्ड्स ट्रैक करना बहुत आसान था, और जब जिक्सी ने डिटेल्स निकाली तो उसकी आंखें शॉक से फटी रह गईं। 3 मिनट बाद गहरी नींद में सो रही बाय रोनन अपने रिंगटोन की आवाज से झटके में उठ गई। कौन है यार, आधी रात को किसे कॉल करने की सूझी है? दूसरी तरफ से सू जिक्सी की ठंडी आवाज आई, क्या तेरा भाई जियांगचेन में है? ये सुनते ही बाय रोनन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। सू जिक्सी, तू पागल हो गई है क्या? मेरा भाई 5 साल पहले ही मर चुका है। लेकिन अगले ही सेकंड जिक्सी की चिलिंग आवाज गूंजी, तो फिर मुझे जरा ये एक्सप्लेन कर, पिछले 5 सालों में तूने यूरोप की 365 फ्लाइट्स और जांगचेन की 520 फ्लाइट्स क्यों ली? जिक्सी के टोन में एक खतरनाक लेवल का गुस्सा था। यूरोप तो मैं मान भी लूं कि तू वेकेशन पर ही थी, लेकिन जहां तक मुझे पता है बाय फैमिली का जियांगचेन में कोई बिजनेस या कनेक्शन नहीं है। तो फिर तुझे जियांगचेन से इतना लगाव क्यों है? बाय रोनान गुस्से से भड़क उठी, तूने मेरे ट्रैवल रिकॉर्ड्स चेक किए और मैं तुझे एक्सप्लेनेशन क्यों दूं? सुजिक्सी एक पल के लिए शांत रही। अगर तुझे एक्सप्लेन नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैं शाओचुनान को अपने तरीके से ढूंढ लूंगी। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अब बाय रोनान की नींद पूरी तरह हराम हो चुकी थी। वो मुझे कॉल करना चाहती थी, लेकिन टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसने सोचा, छोड़ो, सुबह पर्सनली जाकर सुजिक्सी से मिलती हूँ। पहले ये तो देखूं कि आखिर उसका प्लान क्या है, फिर भाई को इन्फॉर्म करूंगी। अगले दिन सुजिक्सी ने डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा बंडल ली युआनियन के हाथ में थमाया। जाओ और पता लगाओ कि जामचंग की इस मेडिकल कंपनी का असली बॉस कौन है। ली युआनियन ने डॉक्यूमेंट्स लिए और कंफ्यूजन के साथ पूछा, हमें इस कंपनी के डिटेल क्यों चेक करने हैं? सुजिक्सी ने एक ठंडी नजर से उसे देखा, मुझे डाउट है कि इसका कनेक्शन शॉ ग्रुप से है। ली युआनियन ये सुनकर ब्लैंक रह गई। शॉ यंग मास्टर की डेथ तुम्हारे सामने हुई थी। अब शॉ फैमिली की डिटेल्स चेक करने से भी तुम्हें शॉ चुनान वापस नहीं मिलेगा। सुजिक्सी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन रिपोर्ट्स को देखकर उसके माइंड में आखिरकार एक क्लियर पिक्चर बन चुकी थी। और जब उसे पता चला कि उस मेडिकल कंपनी के मेन कंट्रोलर का सरनेम शाओ है, तो सुजिक्सी के हाथ में पकड़ा हुआ पेन टूट गया। दूसरी तरफ बाय रोनान अगले दिन सुजिक्सी से मिलने उसकी कंपनी पहुंची, लेकिन वहां जो डिटेल्स उसे पता चली उसने रोनान के होश उड़ा दिए। सुजिक्सी मेरे भाई शाओ चुनान की कब्र खुदवा रही है। सुजिक्सी सच जानने के लिए सचमुच ग्रेवयार्ड खोद रही थी। ये सुनकर भाई रोनान का दिमाग फट गया और वो डायरेक्टली अपनी कार दौड़ाते हुए लोकेशन पर पहुंची। सुजिक्सी, तू सच में पागल हो गई है क्या? मेरे भाई को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं और तू उसकी कब्र खुदवा रही है। सुजिक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक बेहद कोल्ड लुक के साथ उसे देखा। उस डरावनी नजर से रोनान अंदर तक कांप गई। सुजिक्सी, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तू मेरे भाई की कब्र क्यों खुदवा रही है? सुजिक्सी की आवाज में जरा भी इमोशन नहीं था। मुझे एशेस का डीएनए चेक करना है। ये सुनते ही रोनान को लगा जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। मेरा भाई अब दुनिया में नहीं है और नॉर्थ सिटी में उसका कोई डायरेक्ट ब्लड रिलेटिव भी नहीं है, तो तू एशेस से डीएनए मैच कैसे करेगी? जब रोनान ने देखा कि वर्कर्स लगातार खुदाई कर रहे हैं तो वो पैनिक हो गई। उसने तुरंत ग्रेवयार्ड मैनेजर को बुला लिया, लेकिन मैनेजर ने रोनान की एक ना सुनी। आप मिस्टर शाओ की क्या लगती हैं? भाई रोनान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं उसकी सिस्टर हूँ। मैनेजर के चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। तो फिर पिछले इतने सालों में मैंने आपको कभी मिस्टर शाओ की कब्र पर विजिट करते हुए क्यों नहीं देखा, जबकि ये मिस सू तो हर दूसरे दिन यहाँ आती हैं और घंटों मिस्टर शाओ के टूमस्टोन के सामने बैठी रहती हैं। मैनेजर की ये बात सुनकर भी सू जिक्सी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। पास खड़ी ली युआनियन ने भी कंफर्म किया, बॉस बाई ने तो कभी यहाँ कदम भी नहीं रखा, जबकि वो दावा करती हैं कि उनका बॉन्ड सगे भाई बहनों से भी ज्यादा स्ट्रांग था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर बाई रोनान
बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गई और अपना फेक गुस्सा दिखाने लगी, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी वर्कर्स ने हेवी मार्बल कवर को हटा दिया। सू जिक्सी बहुत केयर के साथ उस एशेस बॉक्स को देखने लगी। बाई रोनन ने युआन का हाथ पकड़ा। आखिर सू जिक्सी डीएनए टेस्ट कैसे करेगी? ली युआनवान ने गहरी सांस ली। जिस दिन शाओ चुनान की डेथ हुई, जिक्सी ही उसे हॉस्पिटल ले गई थी। उस दिन जिक्सी के कपड़ों पर चुनान का ब्लड लग गया था। बाई रोनान की आंखें शौक से फटी की फटी रह गईं। क्या? बाई रोनान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या उसने सच में वो ब्लड वाले कपड़े 5 साल तक संभाल कर रखे हैं? ली युआनवान के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसने हेल्पलेसली हाँ में सिर हिला दिया। सुजिक्सी की पीठ को घूरते हुए रोनान की आंखों में खौफ और शौक साफ नजर आ रहा था। क्या ये सच में साइको हो चुकी है? खून से सने कपड़े 5 साल तक कौन रखता है? जरा सा डाउट किया हुआ सीधा कब्र ही खुदवा दी। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा कर सकता है? ली वनवन ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अगर साइको नहीं भी हुई है तो उस लेवल तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ मैं अपनी ड्यूटी खत्म करके निकला ही था कि मुझे कॉल आया। लाइन के उस पार बाय रोनन पागलों की तरह चिल्ला रही थी, ब्रदर, सुजिक्सी ने तुम्हारी कब्र खोद दी है। वो डीएनए टेस्ट कर रही है और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि उसके पास 5 साल पुराने वो कपड़े हैं जिन पर तुम्हारा ब्लड लगा हुआ था। उससे आराम से तुम्हारा डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ये सुनते ही मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिमाग पर बम फोड़ दिया हो। तूने तो कहा था कि उसे कोई डाउट नहीं है। उसे लगा था कि वो उसका हेलुसिनेशन है। उस वक्त तो उसे डाउट नहीं था, पर मुझे क्या पता था कि नॉर्थ सिटी वापस जाते ही वो मेरे ट्रैवल हिस्ट्री चेक कर लेगी। आधी रात को कॉल करके मुझसे पूछ रही थी कि मैं 520 बार जानचेंग क्यों गई। सच कहूं तो ब्रदर, बहुत साल बीत गए हैं, अब तुम्हें छुपना बंद कर देना चाहिए। नाइटमेयर आखिर एक सपना ही तो है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हेल्पलेस फील कर रहा था। बात ये नहीं है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी या नहीं, बात यह है कि मैं नहीं चाहता उसे पता चले कि मैं जिंदा हूं। मैंने अपनी फेक डेथ का नाटक किया और शाओ फैमिली ने इतना सब सैक्रिफाइस किया। ये सब इसलिए नहीं था कि मैं फिर से सू जिक्सी के जाल में फंस जाऊं। प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद मैंने कहा, तू टेंशन मत ले, उस बॉक्स के अंदर सिर्फ लकड़ी और पौधों की एशेज हैं। टेस्ट में कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन सू जिक्सी तुझे दोबारा जरूर टारगेट करेगी। कुछ भी हो जाए तो उसे मेरी लोकेशन और एड्रेस बिल्कुल मत बताना। बाय रोनान ने तुरंत हाँ कर दी। ब्रदर तुम चिल रहो, जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा एड्रेस नहीं बताऊंगी। कॉल कट होते ही डैड बैग वॉर्मिंग रूम में आए। स्वीट हार्ट, डैड के पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। हमारी कंपनी जानचेंग में एक सेलिब्रिटी चैरिटी गाला होस्ट कर रही है। तुम्हें वेन्यू सिलेक्शन और इवेंट प्लान करना है। जानचेंग का नाम सुनते ही बाय रोनान की आंखें चमक उठी। बस चैरिटी इवेंट ही तो है। मैं अभी जानचेंग की फ्लाइट लेती हूँ, मिशन गारंटी के साथ कंप्लीट होगा। भाई रोनान को अपना फोन उठाकर रॉकेट की तरह भागते देख भाई वॉर्मिंग ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। अपने ऑफिस में वापस आकर उन्होंने एक नंबर डायल किया, बॉस सू, मैंने भाई रोनान को एयरपोर्ट भेज दिया है। दूसरी तरफ मैं अभी भी टेंशन में था। सेफ साइड पर रहने के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ टाइम के लिए जानचन छोड़ देना चाहिए। मुझे लगा कि कुछ दिनों के लिए फॉरेन कंट्री जाकर छुप जाना बेटर ऑप्शन है। मैंने डायरेक्टर से तुरंत लीव अप्लाई की और हॉस्पिटल के पास वाले अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में पैकिंग करने निकल पड़ा। जैसे ही मेन गेट से बाहर निकला, भाई रोनिन का कॉल आ गया, ब्रदर क्या तुम हॉस्पिटल में हो? क्या हुआ? मैं अभी अपने अपार्टमेंट जा रहा हूँ। उसके बात करने के स्टाइल से मुझे डाउट हुआ, तो फिर से जंक्शन आ गई क्या? हाँ, डैड ने मुझे बिजनेस ट्रिप पर भेजा है, मैं सीधे तुम्हारे अपार्टमेंट ही आ रही हूँ। रोनन जब भी जंक्शन आती थी मेरे इसी अपार्टमेंट में रुकती थी, इसलिए उसे एग्जैक्ट एड्रेस पता था। रोनन बहुत जल्दी पहुंच गई। जब उसे पता चला कि मैं जंक्शन से भागने वाला हूँ तो उसने जल्दी जल्दी पैकिंग में मेरी हेल्प करना शुरू कर दिया। उसी वक्त नीचे एक लग्जूरियस ब्लैक कार धीरे से रुकी। अंदर बैठी औरत ने अपार्टमेंट की तरफ देखा। उसकी आंखों में जमा देने वाला कोल्डनेस था। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कितने दिन तक बाहर रहूंगा, तो मैंने एक पूरा लगेज बैग कपड़ों से पैक कर लिया। मैं दरवाज़ा खोलने वाला था कि तभी गाओ हन का कॉल आ गया। मैंने जल्दी से कॉल पिक किया, मैं अभी इमरजेंसी में हूँ, बाद में डिटेल्स बताता हूँ, अगर लेट हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉल कट करते ही मैंने दरवाज़ा खोला और मेरे सामने सू जिक्सी खड़ी थी। उसकी आंखें मुझ पर किसी लेजर की तरह फोकस थी। 5 साल बाद हम आखिरकार एक दूसरे के सामने थे। उस पल सू जिक्सी के अंदर दबा हुआ वोल्केनो फट पड़ा। शाओ चुनान, क्या तुम अभी भी मुझसे भागना चाहते हो? हिम्मत है तो अब भाग कर दिखाओ। मेरे गले में डर के मारे थूक सूख गया। मुझे पता था कि मैं गलत हूँ, इसलिए आवाज़ ही नहीं निकली। ये देखकर बाई रोनन मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। सुजिक्सी, तुम मेरे भाई पर क्यों चिल्ला रही हो? उसने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर वो तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता तो इसमें उसकी क्या गलती है? सू जिक्सी एकदम फ्रीज हो गई। वो मुझसे रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहता? वो मुझसे कोई रिलेशन क्यों नहीं रखना चाहता? सू जिक्सी का सवाल हवा में गूंजा। मैंने ऑकवर्ड होकर अपना सिर खुजलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। लेकिन भाई रोनान रुकने वाली नहीं थी। तुम्हें पूछते हुए शर्म नहीं आती? क्योंकि तुम्हारी सू फैमिली बहुत खतरनाक है। तुम्हारी रिवेंज लेने की टेक्निक बहुत ब्रूटल है। तुम्हारे फादर की डेथ शाओ हॉस्पिटल में हुई थी।
लेकिन वो नर्स की सिर्फ एक गलती थी। मेरे भाई को डर था कि तुम रिवेंज लोगी, इसीलिए उसे छुपना पड़ा। तुम्हारी वजह से उसे रोज डरावने नाइटमेयर्स आते थे। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम कितनी टॉक्सिक हो? सुजिक्सी को गहरा धक्का लगा। वो जानती थी कि बाय रोनन हवा में तीर नहीं चला रही। उसे याद आया जब मैं उसकी गोद में मर रहा था, तब भी मैंने अपनी आखिरी सांसों के साथ उसे बेग किया था कि वो शाओ फैमिली को ब्लेम न करे। लेकिन वो हमें ब्लेम कैसे कर सकती थी, मेरे उस नाइफ अटैक को झेलने के अलावा? शाओ कांगन ने भी हमेशा सू फैमिली की हेल्प की थी। वो शाओ फैमिली पर कभी अटैक नहीं करती। ये सब सोचते हुए सू जिक्सी की आंखें नम हो गईं। सुनन, क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी औरत हूं जो राइट और रॉन्ग में फर्क नहीं समझती? मैंने अपनी नजरें उठाई और उसकी आंखों में देखा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर पर कोई रिस्क नहीं ले सकता। हैन फैमिली के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है। मेरी ये बात सुनकर सुजिक्सी को अपने दिल में एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उनमें बस एक अजीब सी शांति थी। सुनान, मैंने सुना है जियांगचेन का व्यू बहुत अच्छा है, क्या तुम मेरे साथ वॉक पर चलोगे? बाय रोनान तुरंत मेरे सामने आ गई। ये नॉट सिटी नहीं है ब्रदर, तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। पास खड़ी ली योनवन ने एक लंबी सांस ली। यंग मास्टर शॉ, प्लीज आप इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लीजिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे क्लियर कर लीजिए। शाओ चुनान की डेथ के बाद पिछले 5 सालों में सूजिक्सी ने कैसी लाइफ जी है, ये सिर्फ ली योनवान जानती थी। अगर किसी और ने सूजिक्सी के साथ ऐसा फेक डेथ का मजाक किया होता तो उसका अंजाम बहुत भयानक होता। ये सोचकर मैंने उसे मना नहीं किया। आखिरकार कुछ बातों को क्लियर करना ही बेहतर था। जियांगचेन की स्ट्रीट्स लाल चेरी ब्लॉसम से भरी हुई थी। मैं और सूजिक्सी खामोशी के साथ बहुत देर तक चलते रहे। आखिरकार सूजिक्सी रुकी और मुड़कर मुझे देखने लगी। चुनान, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि तुमने आखिर ऐसे कौन से नाइटमेयर्स देखे जिनकी वजह से तुम्हारे अंदर मेरे लिए इतनी नफरत भर गई? मुझे प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगा। इस मामले में बै रोनन भी इन्वॉल्व थी। मुझे प्रिकॉशंस लेने ही थे। सुजिक्सी, मैं इस सब में मेरी फैमिली डेंजर में थी, मैं उन पर रिस्क नहीं ले सकता था। सुजिक्सी एकदम ब्लैंक होकर दूर फील्ड्स की तरफ देखने लगी और मैंने भी साइलेंटली आगे कुछ नहीं कहा। अचानक मेरे मोबाइल की रिंगटोन ने उस साइलेंस को तोड़ दिया। ये मुया का कॉल था। चुनान, मैंने सुना तुम आफ्टरनून में जल्दी निकल गए थे, क्या कोई इमरजेंसी आ रही है? हाँ, थोड़ा प्राइवेट काम था। बात करते हुए मैंने सुजिक्सी की तरफ देखा। मुझे आइडिया नहीं था कि वो बीच पर कितनी देर और रुकने वाली है। तभी मुया ने दोबारा पूछा, क्या तुम वापस हॉस्पिटल आओगे? मैं यही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मैं थोड़ा शॉक हुआ। मुझे बहुत लेट हो जाएगा। इट्स ओके, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। कॉल कट करते ही मैंने नोटिस किया कि सू जिक्सी मुझे ही घूर रही थी। क्या तुम्हें रात को कहीं जाना है? मैंने हेजिटेशन के साथ हाँ में सिर हिलाया। मैंने एक फ्रेंड को डिनर पर इनवाइट किया है। ठीक है, तो फिर वापस चलते हैं। उसका रिएक्शन देखकर मैं पूरी तरह शॉक था। मुझे लगा था कि वो मुझ पर चिल्लाएगी, पूछेगी कि मैंने उसे फेक डेथ से क्यों धोखा दिया, लेकिन उसने कोई ड्रामा नहीं किया। मेरे चेहरे का डिसबिलीफ देखकर सू जिक्सी के दिल में फिर से एक शार्प पेन हुआ। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं शाओ फैमिली को टारगेट नहीं करूंगी। आज मैं तुम्हें फिर से प्रॉमिस कर रही हूं, मैं शाओ फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम जब चाहो नॉर्थ सिटी वापस आ सकते हो। मैं तुम्हारी लाइफ से परमानेंटली दूर चली जाऊंगी और आज के बाद मैं जियांगचेंग में भी कभी कदम नहीं रखूंगी। ये सब कहते हुए सू जिक्सी का दिल जैसे कोई चीर रहा था, लेकिन उसके ब्यूटीफुल फेस पर कोई इमोशन नहीं था। मेरे लिए ये बिलीव करना हार्ड था कि सू जिक्सी मुझे ऐसा प्रॉमिस कर रही है। जल्द ही सू जिक्सी ने कैब बुक कर ली। सुनन, मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करूंगी। मैंने आखिरी बार सू जिक्सी को देखा। मेरे दिल में बहुत कुछ था कहने को, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, सू जिक्सी अचानक दौड़कर मेरे पास आई। मैंने कंफ्यूजन के साथ उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी हिडन एक्सपेक्टेशन थी। क्या मैं तुम्हें एक बार हक कर सकती हूँ? ये सुनकर मैं कंप्लीटली फ्रीज हो गया और डिसबिलीफ के साथ सू जिक्सी को देखने लगा। सू जिक्सी के चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान वापस आ गई। पुराने दोस्त जब बरसों बाद मिलते हैं तो गले तो मिलते ही हैं, और हम तो पूरे 5 साल बाद मिल रहे हैं। मैं दंग था कि उसने मुझे सिर्फ एक दोस्त की जगह दी। उसकी आंखों में तैरते आंसुओं को देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैं उसके करीब गया और उसे धीरे से गले लगा लिया। उसकी धड़कनें तेज थीं और हाथ कांप रहे थे। पिछले 5 सालों से वो मुझे अपनी गोद में मरता हुआ देखे थी, लेकिन इस पल मेरी सांसों की गर्माहट ने उस डरावने नाइटमेयर को हमेशा के लिए मिटा दिया। उसने खुद को संभाला, पीछे हटी और बड़ी नजाकत से मेरी तरफ देखा। चुनान, घर ध्यान से जाना। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं सुजिक्सी को शायद कभी नहीं समझ पाऊंगा। मैंने उलझन में पूछा, और तुम क्या करोगी? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मैं थोड़ी देर और टहलना चाहती हूँ। जैसे ही मैं वहां से निकला, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। दूसरी तरफ मैं सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागा। एलिवेटर में मेरी टक्कर डायरेक्टर हो से हुई, जो बुरी तरह हाफ रहे थे। चुनान, तुम तो छुट्टी पर थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने बात संभालते हुए कहा कि काम निपट गया था, पर डायरेक्टर का चेहरा उड़ा हुआ था। पता चला कि सू जिक्सी का सिरदर्द फिर से बेकाबू हो गया है और उस पर पेन किलर्स भी बेअसर साबित हो रहे हैं। कौन सी मिस सू? ये सुनते ही मेरा दिल धक से रह गया। वही मोबाइल कंपनी की सीईओ सू जिक्सी। जैसे ही एलिवेटर खुला, मैंने अपने कदम वापस खींच लिए और सीधे ऊपर जाने वाला बटन दबा दिया। डायरेक्टर, मैं भी आपके साथ आऊंगा। ली युआनयुआन बाहर ही खड़ी थी। उसकी हालत देखकर समझ आ गया था कि मामला गंभीर है। हम सीधे वार्ड में पहुंचे और जो मंजर मैंने देखा उसने मुझे सुन्न कर दिया।
सुजिक्सी दर्द से तड़प रही थी। सुजिक्सी बिस्तर पर बेजान पड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। डायरेक्टर हो ने अपनी एक्यूपंक्चर किट निकाली और उसे चेतावनी दी, मिस सू, इन सुइयों से बहुत दर्द होगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही पहली सुई उसके माथे पर चुभी, सुजिक्सी का शरीर बिजली के झटके की तरह कांप उठा, पर उसने अपने दांत भींच लिए और एक आवाज तक नहीं निकाली। जब 10 सुइयां चुभ चुकी थीं, तब जाकर उसकी सांसें सामान्य हुई और वो गहरी नींद में सो गई। यूनियन ने राहत की सांस ली और पूछा कि इलाज पहले क्यों नहीं किया गया। डायरेक्टर ह्यू ने अपना पसीना पोंछा और बोले, एक्यूपंक्चर बहुत रिस्की होता है, अगर कुछ गलत हुआ तो मरीज मुझ पर केस कर देते, और मैं कोई भगवान नहीं हूं। यूनियन ने हाथ जोड़कर यकीन दिलाया कि वो सारी जिम्मेदारी लेंगी। मैंने भी आगे बढ़कर उन्हें मनाया, डायरेक्टर प्लीज आप उनका इलाज शुरू कीजिए, ये लोग बुरा नहीं मानेंगे। वो हैरान थे, तुम इन्हें जानते हो? मैंने सिर हिलाया, जी हम हाई स्कूल क्लासमेट्स हैं। सुजिक्सी की नींद बहुत कच्ची थी, नींद में उसे मेरी आवाज सुनाई दी। डायरेक्टर हो आखिरकार इलाज के लिए मान गए, पर शर्त ये थी कि अगले 3 महीने सुजिक्सी को इसी हॉस्पिटल में एडमिट रहा होगा। जब मैंने उसकी बीमारी के बारे में गहराई से पूछा तो पता चला कि ये एक गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है। 5 साल पहले एक दोस्त ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी थी, उस याद ने उसकी रातों की नींद छीन थी। मैं उसे खामोशी से देखता रहा, क्या वो दोस्त मैं ही था? युआन ने साफ लफ्जों में कह दिया, शाओ यंग मास्टर के अलावा उसके लिए और कौन मर सकता था? डायरेक्टर हो ये सुनकर दंग रह गए, पर आपने तो कहा था कि वो दोस्त मर चुका है। सुजिक्सी ने बस अपनी नजरें झुका ली और धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई थी। वो ने हमें अकेला छोड़ दिया और युआन भी उनके साथ बाहर निकल गई। वार्ड में अब सिर्फ मैं और सुजिक्सी थे। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी उस फेक डेथ ने उसकी जिंदगी पर इतना का साया डाल दिया है। मैंने भारी मन से माफी मांगी तो उसने बस एक मासूम सी मुस्कान दी। तभी मुया कमरे के बाहर खड़ी नजर आई। उसने सुजिक्सी को देखा और पूछा कि क्या सब ठीक है? मैंने सुजिक्सी को आराम करने को कहा और वहां से बाहर निकल गया। सॉरी मियाँ, तुम्हें बहुत इंतजार करना पड़ा। वो हमेशा की तरह मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं। हम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े ही थे कि डी का कॉल आ गया। रात के 9 बज चुके थे। उन्होंने बताया कि कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए वो और डैड अभी ऑफिस जा रहे हैं। मैंने मुया से बाहर डिनर करने को कहा, पर उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसे कल का वादा याद था। मैंने उसे यकीन दिलाया कि 2 दिन बाद हम पक्का घर पर ही खा खाएंगे। अगले दिन हॉस्पिटल में हंगामा मचा हुआ था। मुया ने पूरे स्टाफ को मिठाइयां बांटी और सबको बता दिया कि हम अब एक रिलेशनशिप में हैं। मुझे हैरानी तो हुई, पर मैंने कुछ नहीं कहा। आखिरकार ये सच तो था ही। सुजिक्सी की नजरें उन मिठाइयों पर टिकी थीं। मुया ने उसे खुद आकर बताया था कि मैं अब उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यूनवान उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर सुजिक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अचानक अपनी आईवी ड्रिप खींच कर निकाल दी। चलो, हम अभी नॉर्थ सिटी वापस जा रहे हैं। मैंने और डायरेक्टर हो ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने किसी की नहीं सुनी। तुमने वादा किया था, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी, मैंने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी ठंडी और बेरुखी भरी नजरें मेरी तरफ घुमाई। मैं अपना इलाज कराऊं या ना कराऊं, इससे डॉक्टर शाह को क्या लेना देना? मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। मैंने उसके लिए इतनी मेहनत की और वो ऐसा बर्ताव कर रही थी। उसने बस सॉरी कहा और वहां से चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो उसने साफ लफ्जों में चेतावनी दी। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी, अब तो मेरे किसी काम में दखल मत दो। शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं सड़क किनारे खड़ा मुया का इंतजार कर रहा था, तभी डैड का कॉल आया। अचानक एक काली कार बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ी। इससे पहले कि वो मुझे कुचलती, मुया ने झपट्टा मारकर मुझे पीछे खींच लिया। वो कार पलक झपकते ही अंधेरे में गायब हो गई। मुया बुरी तरह कांप रही थी और उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। चुनन, क्या तुम ठीक हो? पुलिस ने सीसीटीवी की जांच की, पर वो गाड़ी चोरी की थी और प्लेट नंबर भी नकली था। घर जाते वक्त मुया एकदम खामोश थी। विला के बाहर पहुंचकर उसने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और वो डिनर के लिए नहीं रुक पाएगी। वो सीधे एक होटल के कमरे में पहुंची और दरवाजा खुलते ही वहां खड़े एक शख्स जी एंग के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। वो आदमी खामोश खड़ा रहा। वक्त खत्म हो रहा है, आपको वापस चलना ही होगा। जियान की आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। मोया चिल्लाई, मुझे शे फैमिली के किसी भी धंधे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उन्हें आप में है। अगर आप वापस नहीं आई तो वो उस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिससे आप प्यार करती हैं। ये सुनकर मोया सुन्न रह गई। उसे पता था कि उसका परिवार किस हद तक गिर सकता है। अगली सुबह हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा था। खबर आई कि मोया ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है और अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। सुजिक्सी के लिए ये एक बड़ी जीत थी। डायरेक्टर हो ने मुझे मशवरा दिया कि मैं 3 महीने के लिए नॉर्थ सिटी चला जाऊं। वहां जाकर तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और सुजिक्सी का इलाज भी पूरा हो जाएगा। मैंने नॉर्थ सिटी जाने से साफ इनकार कर दिया, पर 3 दिन बाद खबर आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हन चिंगफिंग ने सुजिक्सी पर जानलेवा हमला कर दिया है। ली वनियन ने बाय ग्रुप के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने तुरंत रोनान को फोन किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की की उसने मदद की वही सुजिक्सी का कातिल बनने की कोशिश करेगा। हन चिंगफिंग को अरेस्ट कर लिया गया था। इस एक हादसे ने बाय फैमिली की इज्जत और शेयर्स मिट्टी में मिला दिए थे। अंकल सदमे में हॉस्पिटल पहुंच गए थे। मुझे अपना वो पुराना नाइटमेयर सच हुआ दिखने लगा। पहले शाओ फैमिली, फिर हान फैमिली और अब बाई फैमिली का नंबर था। मैंने कांपते हाथों से सुजिक्सी का नंबर मांगा। रोनान ने कहा कि सुजिक्सी किसी से नहीं मिल रही, पर मैंने ठान लिया था कि मैं उसे मना कर रहूंगा। आखिरकार मैं उसकी जान बचाई थी। मैंने उसे कॉल किया पर उसे नहीं उठाया। मैंने एक मैसेज भेजा, हेलो बॉसू, मैं शॉ चुनान बोल रहा हूँ, पर कोई जवाब नहीं आया। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। सुजिक्सी के पास मेरा मैसेज और मिस्ड कॉल्स पहुंच चुके थे। वो अच्छी तरह जानती थी कि मैंने क्यों कॉल किया है।
उसने डायल बटन दबाने के लिए उंगली उठाई, पर फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसने तुरंत युआनयुआन को फोन किया और केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मांगी। युआनयुआन ने बताया कि सारे सबूत और सीसीटीवी साफ हैं, मुजरिम पकड़ा जा चुका है। सुजिक्सी ने हुक्म दिया, बाई फैमिली के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, सारी सजा सिर्फ मुजरिम को मिलेगी। यूनियन हैरान रह गई कि आखिर जिक्सी इतना बड़ा फैसला इतनी आसानी से कैसे ले रही है। सुजिक्सी ने आगे कहा, शाओ चुनन को बता दो कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। योनयुआन सोच रही थी कि सुजिक्सी मेरे लिए इतना सब छुप छुप कर क्यों कर रही है। ली योनयुआन अपना काम खत्म करके मुझे कॉल करने ही वाली थी कि मेरा कॉल आ गया। मिस ली, अगर मैं मिस सू का इलाज कर दूं और उन्हें ठीक कर दूं तो क्या सू फैमिली बाय फैमिली के खिलाफ सारे केस वापस लेगी? ली योनयुआन एक पल के लिए हैरान रह गई, फिर समझदारी से बोली, अगर शाओलिन मास्टर सच में बॉस सू को ठीक कर सकते हैं तो ये डील पक्की है। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। ठीक है, मैं 15 दिन बाद आपको कॉल करूंगा। उम्मीद है मिस ली अपना वादा याद रखेंगी। बिल्कुल, मुझे आपके कॉल का इंतजार रहेगा। और हाँ, आप बेफिक्र रहें, जोंगविन फिल्म एंड टेलीविजन कंपनी को कुछ नहीं होगा। मुझे लगा था कि ली युआनयुआन 15 दिन बाद सू जिक्सी से बात करेगी, पर सिर्फ 2 दिन बाद ही सू फैमिली ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। उसमें साफ लिखा था कि वो कंपनी पर कोई केस नहीं करेंगे, सिर्फ हमलावर को सजा दिलवाएंगे। इस स्टेटमेंट के आते ही बाय फैमिली के शेयर्स आसमान छूने लगे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में पड़े अंकल बाई गोंगनिंग की हालत में भी सुधार आ गया। बाई रूनान ने खुशी से मुझे कॉल किया, ब्रदर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि सू जिक्सी मान गई। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि स्टेटमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने